नमस्कार, समूह इंस्टीट्यूट सीकर के यूट्यूब चैनल पे आप सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है। आज अपन बात करेंगे अपने एक नए टॉपिक की। तो देखिए, आज की जो क्लास है वो अपनी रहेगी पॉलीमर। पॉलीमर का मतलब क्या होता है, बहुलक क्या होते हैं, बहुलक कैसे बनाए जाते हैं, इन बहुलकों का अपन यूज कहाँ कहाँ करते हैं, और जब इनका फॉर्मेशन होता है तो कौन कौन से स्टेप से होते हैं। ठीक है जी। देखिए, आजकल अगर अपन बात करें तो अपन डेली लाइफ में जितनी भी चीजें यूज करते हैं, जैसे टूथब्रश से लेके एरोप्लेन के अंदर तक की बात करें, तो ये सब चीजें जो हैं वो किसी ना किसी बहुलक से द्वारा क्या होती है, बनाई जाती हैं। तो अपने लिए बहुत ही ज्यादा क्या है, यूजफुल। जैसे डेली लाइफ में अपन क्रॉकरी है गई, जैसे कप प्लेट्स वगैरह हो गई, यानी ये सब जो चीजें हैं वो किसी ना किसी किससे बनाई जाती हैं, बहुलकों से बनाई जाती हैं। और ये बहुलक जो है ये अपने लिए क्या है, बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, इसलिए अपन इनको क्या करते हैं, बहुत ही ज्यादा उपयोग में लेते हैं। ठीक है। तो जैसे आपको मैंने बताया भाई, टूथब्रश है प्लास्टिक का बना होता है, या अपने नॉर्मली इसकी बात करते हैं, एरोप्लेन में जो खिड़कियां विड़कियां होती हैं, जो कॉकपिट वगैरह बने होते हैं, उनकी अगर अपन बात करें तो अपन ने कहा ये सारी चीज़ों के अंदर क्या आती हैं, बहुलक, क्योंकि ये क्या होते हैं, मजबूत भी होते हैं, साथ साथ भी हल्के भी होते हैं, और इनका यूज जो है वो बहुत ही क्या हो गया है, ज़्यादा। कैसे बनाते हैं, कौन कौन से बहुलक हैं, कॉमर्शियल जो रूप है अपने कौन कौन से हैं, इन सब की अपन इस चैप्टर में डिटेल से स्टडी करेंगे। ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं अपना अपना टॉपिक। सबसे पहले बहुलक। देखिए, आज जो अपना टॉपिक पढ़ेंगे वो है बहुलक, या इसको बोलेंगे पॉलीमर। देखो, सबसे पहले बात करते हैं कि बहुलक जो है बेसिकली होते क्या हैं। तो क्या कहेंगे, वे, देखो पॉली वर्ड आ रहा है, इसका मतलब संख्या क्या होगी, बहुत ही ज्यादा। तो क्या कहेंगे, वे वृहद अणु जो समान या अलग अलग, समान या अलग अलग एकलक इकाइयों से, एकलक इकाइयों के जुड़ने से बनते हैं, जुड़ने से बनते हैं, बहुलक कहलाते हैं। बहुलक कहलाते हैं। ठीक है। अब देखो, जो सबसे छोटी इकाई होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, एकलक। ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि जुड़ने वाली सारी इकाइयां एक जैसी हो, कुछ में एक जैसी हो सकती हैं। जैसे पॉलीथीन, पॉलीथीन में सिर्फ कौन जुड़ती है, एथीन। एथीन की हजारों इकाइयां आपस में जुड़ती है, और कभी कभी अलग अलग भी हो सकती है। यानी छोटे से छोटी इकाई जिसकी बार बार पुनरावृत्ति होती है वो क्या कहलाती है, यहाँ पर एकलक कहलाती है। ठीक है। तो देखो जी, क्या कहेंगे, एकलक इकाइयों से जुड़ने से बनते हैं, क्या कहलाते हैं, बहुलक। और एक वर्ड आता है कि बहुलक बनना क्या कहलाता है, बहुलकीकरण या पॉलीमराइजेशन कहलाता है। तो एक लाइन और लिख देते हैं अपन कि बहुलक का बनना, बहुलक, ऐसे लिख दूं, बहुलक बनने की क्रिया, बहुलक बनने की क्रिया बहुलकीकरण कहलाती है, करण कहलाती है। ठीक है जी। अब देखो, बात करते हैं एकलक क्या होते हैं। तो क्या कहेंगे, वे समान या भिन्न भिन्न, समान या भिन्न भिन्न छोटी से छोटी इकाई, छोटी से छोटी इकाई जिसकी जिसकी बार बार पुनरावृत्ति से बहुलक का निर्माण होता है, बहुलक का निर्माण होता है, एकलक इकाई कहलाती है। एकलक इकाई
कहलाती है। यानी ये सबसे बेसिकली छोटी इकाई होती है। तो एक ऐसी चीज लिख सकते हैं कि बहुलक की संरचनात्मक इकाई ही क्या होती है। जैसे अपने शरीर की बात करें तो अपने शरीर में बहुत सारे क्या है, अंग तंत्र है। अंग तंत्र किससे मिलकर बने होते हैं, अंगों से। अंग किससे मिलकर बनते हैं, उत्तक से। उत्तक किससे मिलकर बना होता है, कोशिका से। यानी सबसे छोटी इकाई क्या हो जाती है, कोशिका। तो वैसे ही बहुलक की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, एकलक। तो कहते हैं एकलक कहलाती है। या इसको ऐसे लिख दें, किसी भी बहुलक की, किसी भी बहुलक की संरचनात्मक, किसी भी बहुलक की संरचनात्मक इकाई एकलक कहलाती है। एकलक कहलाती है। जैसे सबसे बढ़िया एग्जांपल लो इसका, पॉलीथीन। एथीन होती है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसके एन मतलब 2 से लेके 10,000 15,000 कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। अनेक इकाइयां आपस में जुड़ेंगी तो बहुलक बनेगा CH2 CH2 N। और बहुत सारी जुड़ गई, बहुत को बोलते हैं पॉली, क्या बन जाती है, पॉलीथीन, ठीक है। नॉर्मल पॉली एथीन होती है लेकिन नॉर्मली अपन पॉलीथीन बोल देते हैं इसको। तो सबसे छोटी इकाई क्या हो गई, एथीन। इसलिए ये क्या कहलाएगी, इसका एकलक। बहुत सारी इकाइयां जुड़ जाएंगी इसलिए ये क्या कहलाएगा, इसका बहुलक, ठीक है। ये तो है नॉर्मल अपना इंट्रोडक्शन कि बहुलक और एकलक होते क्या है। अब आता है कि बार बार अपन पढ़ रहे हैं कि इकाइयां सेम भी हो सकती है, अलग अलग भी हो सकती हैं। इस आधार पर आते हैं बहुलक 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं समबहुलक, यानी जिसमें सारी इकाइयां क्या होती है, सेम। एक होते हैं सहबहुलक, जिसमें दोनों इकाइयां जो आपस में जुड़ती हैं वो एक जैसी नहीं होकर कैसी होती है, अलग अलग होती है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं अपन बहुलक के प्रकार। बहुलक के प्रकार देखो, बहुलकों की बात करें तो क्या कहेंगे, एकलक इकाइयां, एकलक इकाई के आधार पर बहुलक 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है पहला समबहुलक। बहुलक देखो, समबहुलक की अगर बात करें इसका मतलब सारी इकाइयां क्या होती हैं, सेम। तो क्या कहेंगे, इसमें जुड़ने वाली सभी एकलक इकाइयां, सभी एकलक इकाइयां समान प्रकार की होती है। समान प्रकार की होती है। तो बेसिकली देखो एक जैसी होती है ना, तो उन्हीं बहुलकों के आगे पॉली शब्द लगता है, ठीक है ना। पॉली का मतलब बहुत सारी। जो अलग अलग से मिलकर बनेंगे उनके लिए तो वैसे भी पॉली वर्ड अपन काम में नहीं ले सकते। जैसे एग्जांपल देखो इसका, अभी आपको बताया था, क्या ले लो, एथीन, ठीक है। एन अणु बहुलक कैसे बनते हैं, देखो डबल बॉन्ड टूटते जाएंगे, इन दोनों के और बंद बनते जाएंगे, तो ये CH2 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 जुड़ती जाएंगी और इनसे बहुलक। अभी बताएंगे आगे कैसे बनेंगे। एक बार के लिए लिख देते हैं अपन, ये आगे किसी से जुड़ रही है, ये आगे किसी से जुड़ रही है, और ये श्रृंखला लगातार चलती जा रही है। तो देखो इसका नाम क्या था, एथीन। तो इसके आगे पॉली वर्ड लगा दो, नाम क्या हो जाएगा, पॉलीएथीन। दूसरा देखो, इसकी जगह अपन क्या ले लें, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, क्या ले लिया, प्रोपीन। बस वही है, डबल बॉन्ड को तोड़ दो तो देखो CH2 CH2, ये तो आगे जुड़ते जाएंगे और इसमें एक CH3 बच जाएगा। कोई बात नहीं, N अणु आपस में जुड़ जाएंगे, बहुलक का नाम क्या हो जाएगा, पॉलीप्रोपीन।
बस पोली वर्ड लगा दिया अपन ने, ठीक है। जैसे देखो नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो अपन ने कहा देखो जी CH डबल बॉन्ड CH2 था, इसमें एक जगह क्लोरो लगा दो, इसका नाम होता है वाइनिल क्लोराइड, ठीक है। N इकाइयां आपस में जुड़ जाएंगी तो क्या होगा, वही सेम CH CH2 आगे से आगे बॉन्ड बना रहे हैं, इसमें Cl था इसमें Cl रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसमें CH3 था इसमें Cl है N, ओके जी। वर्ड क्या आ जाएगा, पोली, तो नाम हो जाएगा पोली वाइनिल क्लोराइड। ये नाम आपने बहुत बार सुना होगा। PVC, प्लास्टिक के जो अपने पाइप वगैरह आते हैं वो किसके बने होते हैं, PVC के। तो इसमें वाइनिल क्लोराइड होता है और इसमें वाइनिल क्लोराइड की बहुत सारी इकाइयां जुड़ने से ये क्या बन जाता है, फिर पॉलीवाइनिल क्लोराइड। तो ये तो है जब इकाइयां कैसी होती हैं, समान। लेकिन जब इकाइयां समान नहीं होती तो पॉलीवर्ड काम में नहीं ले सकते। तो जैसे सेकंड क्या आता है, सहबहुलक। सहबहुलक यानी इसमें इकाइयां क्या होती हैं, अलग अलग। तो क्या कहेंगे, इसमें जुड़ने वाली एकलक इकाइयां परस्पर भिन्न भिन्न होती हैं। तो इन इकाइयों के जुड़ने पे जो बहुलक बनता है वो क्या कहलाता है, सहबहुलक। जैसे एग्जाम्पल देखो आप, एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल होता है टेरिलीन, या इसका दूसरा नाम होता है डैक्रोन बहुलक, ठीक है। किससे मिलकर बना होता है ये, इसमें दो इकाइयां होती हैं, एक तो होता है टरथेलिक अम्ल और साथ में इसमें क्या जुड़ती है, एथिलीन ग्लाइकोल। देखो अनेक इकाइयां तो किसकी जुड़ेंगी, एथिलीन ग्लाइकोल की, और अनेक इकाइयां किसकी जुड़ेंगी, टरथेलिक। यानी इनको बहुत सारी इकाइयां आपस में जुड़कर जो बहुलक बनाई। अब पॉलीवर्ड काम में नहीं लेंगे, अब अलग से नाम आएगा, इसका नाम क्या होता है, टेरिलीन, या फिर इसे क्या बोला जाता है, डैक्रोन। ओके, तो दो प्रकार की कैटेगरी अपने पड़ी, जब एकलक इकाइयां क्या होती हैं, समान, और जब एकलक इकाइयां समान नहीं होती। तो अब अपन पढ़ते हैं कि बहुलकों जो है उनका क्लासिफिकेशन जो है वो किस प्रकार से होता है। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ेंगे बहुलकों का वर्गीकरण। बहुलकों का वर्गीकरण। देखिए बेसिकली अपने पास यहाँ पे 5 पॉइंट्स है जिसके आधार पर अपन बहुलकों को क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। तो टोटल 5 टाइप कौन कौन से हैं उनके बारे में बात करें अपन। तो देखिए सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन अपन पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं कि बहुलक जो है उनका स्रोत क्या है, यानी वो प्राकृतिक है या वो अपने द्वारा बनाए गए हैं। तो फर्स्ट जो होता है वो होता है स्रोत के आधार पर, स्रोत के आधार पर कितने प्रकार के हो जाएंगे, 2 प्रकार के। फिर पढ़ेंगे सेकंड पढ़ते हैं बहुलकों की संरचना के आधार पर। संरचना के आधार पर इनकी संरचना रेखीय है, शाखित है, त्रियक है, किस प्रकार की है। फिर पढ़ते हैं थर्ड आता है संश्लेषण के आधार पर, संश्लेषण के आधार पर, जैसे योगात्मक हो सकते हैं या फिर संगरण। नेक्स्ट कैटेगरी आती है फोर्थ, श्रृंखला के आधार पर, श्रृंखला के आधार पर। और लास्ट और फिफ्थ कैटेगरी आती है इनमें उपस्थित आणविक बलों के आधार पर, यानी ये ताप दृढ़ है, ताप सुनम्य है, या प्रत्यास्थ या रेसिक इस टाइप के। तो इनके अंदर अपन क्या करेंगे, इनको डिवाइड कर दिया। अब एक एक को करके अपन इसको पढ़ते हैं। जैसे
सबसे फर्स्ट जो है वो पढ़ेंगे अपन किसके आधार पर, स्रोत के आधार पर। स्रोत के आधार पर देखो, स्रोत के आधार पर अगर बात करें तो बहुलक कितने प्रकार के होंगे, 2। कौन कौन से हो सकते हैं, तो अपन ने कहा फर्स्ट हो सकता है प्राकृतिक, सेकंड हो सकता है कृत्रिम। तो देखो फर्स्ट होता है प्राकृतिक बहुलक। प्राकृतिक बहुलक यानी जो ऑलरेडी में प्रकृति में पाए जाते हैं और वो किसी न किसी के क्या है, बहुलक फॉर्म में, यानी उससे बहुत सारी इकाइयां आपस में जुड़कर उस चीज को बनाती है। जैसे देखो क्या लिखेंगे इसमें, वे बहुलक जो प्रकृति में पाए जाते हैं, प्रकृति में पाए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखो, प्रोटीन, जितने भी प्रोटीन है वो सब किसके बहुलक होते हैं, एमिनो अम्लों के। वैसे ही न्यूक्लिक अम्ल पॉलीपेप्टाइड से मिलकर बने होते हैं। या फिर रबर, रबर किसका बहुलक होता है, आइसोप्रीन का, आइसोप्रीन। या और क्या ले सकते हैं, जैसे स्टार्च, स्टार्च किसकी बहुलक होती है, अल्फा डी ग्लूकोज। या और क्या ले सकते हैं, सेलुलोज, सेलुलोज जो होती है वो किसकी बहुलक होती है, बीटा डी ग्लूकोज की। ठीक है जी, तो ये सारी चीजें हैं, ये ऑलरेडी प्रकृति के अंदर बहुलक फॉर्म में प्रेजेंट है। तो ये सारे बहुलक क्या कहलाते हैं, प्राकृतिक। दूसरे आते हैं सेकंड कैटेगरी। सेकंड कैटेगरी की बात करें अपन तो अपन ने कहा सेकंड कैटेगरी पढ़ते हैं कौन सी, कृत्रिम, जो प्रकृति में नहीं पाए जाते और जो अपने द्वारा कृत्रिम रूप से प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं, वो सारे के सारे किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, कृत्रिम के। तो देखो सेकंड कैटेगरी पढ़ते हैं कृत्रिम बहुलक। कृत्रिम बहुलक तो क्या लिख देंगे, वे बहुलक, वे बहुलक जिन्हें कृत्रिम रूप से प्रयोगशाला में बनाया जाता है, प्रयोगशाला में बनाया जाता है। कृत्रिम या संश्लेषित बहुलक कहलाते हैं, संश्लेषित बहुलक कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल पॉलीएथीन, जैसे पीवीसी, जैसे नाइलोन बहुलक, जैसे टेरिलीन बहुलक आदि, डैश डैश डैश। ठीक है, यानी जो प्रकृति में उपस्थित नहीं है वो अपने द्वारा बनाए जाते हैं, इसलिए वो सब किस में आते हैं, कृत्रिम में। तो ये है वर्गीकरण की फर्स्ट कैटेगरी, जिसे अपन पढ़ते हैं किसके आधार पर, स्रोत के आधार पर। अब देखते हैं नेक्स्ट सेकंड कैटेगरी। सेकंड कैटेगरी आती है किसके आधार पर, तो अपन ने कहा इनकी संरचना के आधार पर। तो पढ़ लेते हैं अपन, बी कैटेगरी नाम दे देते हैं इसको, संरचना के आधार पर। संरचना के आधार पर देखो भाई, संरचना के आधार की अगर अपन बात करें तो ये टोटल कितने प्रकार के हो सकते हैं, 3। देखो संरचना कैसी हो सकती है, तो इसमें पढ़ते हैं फर्स्ट संरचना आती है कैसी, रेखीय बहुलक। रेखीय बहुलक, देखो रेखीय बहुलक क्या होते हैं, अनेक एकलक की श्रृंखलाएं होंगी, लेकिन वो एक दूसरे के साथ समांतर रूप से क्या हो जाती है, व्यवस्थित, यानी रेखीय रूप में संरचना पाई जाती है। तो क्या कहलाता है, रेखीय बहुलक। देखो इनमें
अनेक एकलक इकाइयां, अनेक एकलक इकाइयां आपस में जुड़कर एक सीधी श्रृंखला का निर्माण करती हैं, एक सीधी श्रृंखला का निर्माण करती हैं, जिससे इन बहुलकों के क्वथनांक, गलनांक एवं तनन सामर्थ्य, गलनांक एवं तनन सामर्थ्य उच्च पाए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स की बात करें तो अपने का जैसे हो गया नायलॉन, रस्सियां बनाई जाती हैं। इसकी कारण होता है कि यहाँ पर जो बहुलक श्रृंखलाएं होती है वो ऐसे, जैसे बहुत सारी एकलक इकाइयां ऐसे जुड़ गई, फिर मान लो कोई दूसरी एकलक इकाई थी, फिर ऐसे कोई तीसरी थी, फिर ऐसे कोई चौथी। तो ये एक दूसरे के क्या रहती है, समांतर, जिनसे इनके क्वथनांक, गलनांक और तनन सामर्थ्य है उनके मान क्या हो जाते हैं, काफी उच्च हो जाते हैं। फिर आते हैं सेकंड, रेखीय के बाद में आती है दूसरी कैटेगरी, जिसमें ये क्या हो जाती है, शाखित हो जाती है, इसलिए इनका नाम हो जाता है शाखित बहुलक। अब देखो शाखित होने के कारण क्या होगा, ये आसानी से एक दूसरे में फिट नहीं हो पाएंगी। जैसे फिट नहीं हो पाने के कारण क्या हो जाएगी, बीच बीच में बहुत सारी जगह रह जाएंगी, जिनसे इनके क्वथनांक, गलनांक क्या हो जाते हैं, बहुत ही कम। जैसे आपने देखा चेयर्स वगैरह होती हैं, तो अपन चेयर को एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक ऐसे रख के बहुत सारी बढ़ा सकते हैं, तो वो संरचना रेखीय में आती है, मजबूत बंध बन जाते हैं। और अगर मान लो सारी संरचनाएं जो हैं वो एक जैसी नहीं है, तो आपस में फिट नहीं हो पाती, और फिट नहीं हो पाती, बीच बीच में क्या रह जाते हैं, बहुत सारे स्थान रह जाते हैं, इसलिए वहां पर क्या हो जाते हैं, उनके तनन सामर्थ्य वगैरह क्या रह जाते हैं, कम। तो देखिए शाखित बहुलक क्या कहेंगे, इनमें एक मुख्य श्रृंखला, के साथ साथ अनेक अनियमित शाखाएं पाई जाती हैं, या अनियमित पार्श्व श्रृंखलाएं पाई जाती हैं, जिससे इनके क्वथनांक, गलनांक, घनत्व एवं तनन सामर्थ्य में कमी आ जाती है। जैसे इसके एग्जाम्पल कौन होते हैं, ग्लाइकोजन, या इसका एक एग्जाम्पल होता है LDPE। LDPE क्या होती है, लो डेंसिटी पॉलीएथीन, यानी इसको बोला जाता है निम्न घनत्व वाली पॉलीथीन। ठीक है, पॉलीथीन में देखो जैसे प्लास्टिक की कुर्सियां या खिलौने वगैरह होते हैं, वो भी प्लास्टिक के बने होते हैं, लेकिन उनकी क्वालिटी जो होती है वो थोड़ी सी क्या होती है, मजबूत। लेकिन लो क्वालिटी के अंदर जैसे पॉलीथीन आती है, जिस सब्जी वब्जी डालने के लिए आती है, उनकी क्वालिटी क्या होती है, बहुत ही लो क्वालिटी की होती है। इनमें कारण क्या है कि इनका तनन सामर्थ्य वगैरह कमजोर हो जाता है या कम हो जाता है, क्वथनांक, गलनांक भी बहुत कम होते हैं। कारण होता है, देखो इसमें शाखाएं जो होती हैं वो ऐसे होती हैं, एक मुख्य शाखा, फिर इससे क्या निकलती हैं, अनेक अनियमित शाखाएं पाई जाती हैं इस प्रकार से। तो जब दूसरी शाखा भी इस तरीके से आएगी, ठीक है, तो ये आपस में इस तरीके से फिट नहीं हो पाएंगी,
और जगह जगह पे इस तरीके की शाखाएं बन जाती हैं जिसके कारण आपस में पैकिंग नहीं होने के कारण, ठीक है, इनका घनत्व वगैरह है वो क्या हो जाता है, कम। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कैटेगरी आती है थर्ड, तीसरी। पहली हो गई रेखीय, फिर हो गई शाखित, अब आती है त्रियक। त्रियक या त्रिविम बहुलक। त्रिविम बहुलक। देखो ये बहुत ही मजबूत क्वालिटी के होते हैं, कारण इनमें श्रृंखलाएं सिर्फ आसपास व्यवस्थित नहीं होती बल्कि श्रृंखलाओं के मध्य आपस में क्या बन जाते हैं, मजबूत बंध पाए जाते हैं। तो देखो त्रिविम बहुलक में क्या कहेंगे, इनमें एकलक इकाइयों, एकलक इकाइयों के मध्य रासायनिक रूप से त्रियक या इन्हें बोला जाता है क्रॉस बंध उपस्थित होते हैं जिससे ये कठोर या मजबूत प्रकृति के होते हैं। देखो ये इतने मजबूत हैं कि अगर अपन इन पे ज्यादा बल लगाएंगे तो ये बिखर जाएंगे, यानी भंगुर प्रकृति के होते हैं, यानी इनको अपन वापस कभी भी पिघलाकर काम में नहीं ले सकते। तो क्या कहेंगे, मजबूत प्रकृति के होते हैं तथा यह भंगुर प्रकृति रखते हैं, टूट जाएंगे, भंगुर प्रकृति रखते हैं। जैसे कप प्लेट वगैरह होते हैं ना, काफी मजबूत होते हैं, लेकिन जैसे मान लो इनको फेंक दिया जाता है तो नीचे जाके एकदम कचरा में बिखर जाते हैं। एग्जाम्पल होता है इसके बेकेलाइट, या इसका एक एग्जाम्पल और होता है मेलामाइन। तो क्या कहेंगे इसमें, देखो जैसे ये श्रृंखलाएं थी इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से कोई भी, अब यहाँ पे इन श्रृंखलाओं के बीच में क्या बन जाते हैं, क्रॉस बंध, जिससे ये श्रृंखलाएं जो है वो काफी मजबूती से एक दूसरे से बंधी रहती है, जिस कारण से ये जो है काफी मजबूत और भंगुर प्रकृति के होते हैं। ये है अपना सेकंड क्लासिफिकेशन, जिसको अपन पढ़ते हैं किसके आधार पर, संरचना के आधार पर। तो पहला था प्राकृतिक, स्रोत के आधार पर, दो प्रकार का था, प्राकृतिक और कृत्रिम। फिर है सेकंड संरचना के आधार पर, कितने टाइप का है, 3, रेखीय, शाखित या फिर त्रियक। अब पढ़ते हैं अपन थर्ड कैटेगरी। तो थर्ड कैटेगरी आती है संश्लेषण के आधार पर। देखिए सी नाम दे देते हैं इसको, थर्ड कैटेगरी संश्लेषण के आधार पर। देखो संश्लेषण के आधार पर बात करें तो कितने प्रकार के होते हैं, 2। फर्स्ट कैटेगरी आती है इसमें योगात्मक बहुलकीकरण। योगात्मक बहुलक। देखो योगात्मक बहुलक में कौन आएंगे, एक तो जिनमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड यानी असंतृप्त इकाइयां पाई जाती हैं, और दूसरा जिसमें एकलक इकाइयां होती हैं ना, वो जनरली कैसे होती हैं, एक समान प्रकार की होती हैं। तो देखो योगात्मक बहुलकीकरण में कभी भी साइड प्रोडक्ट नहीं बनता है। तो इसमें एक लाइन लिखेंगे कि जब 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक एक ही प्रकार की का मतलब ये कौन सा बहुलक हो गया, समबहुलक। एक ही प्रकार की एकलक इकाइयां
आपस में जुड़कर बहुलक का निर्माण करती है, बहुलक का निर्माण करती है, तो यह योगात्मक बहुलकीकरण कहलाता है। योगात्मक बहुलक, सीधा लिख दो, योगात्मक बहुलक कहलाता है। इसमें दो खास चीजें भाई क्या कहेंगे, देखो पहली बात, इस प्रकार का बहुलकीकरण, इस प्रकार का बहुलकीकरण तब पाया जाता है, तब पाया जाता है जब एकलक इकाइयों में, एकलक इकाइयों में द्विबंध उपस्थित होता है, द्विबंध उपस्थित होता है। यानी एकलक इकाइयां कैसी होती हैं, असंतृप्त, अर्थात एकलक इकाइयां असंतृप्त होती हैं। तो देखो एक ही जैसी जुड़ रही हैं, तो क्या कहेंगे, बहुलक का मूलानुपाती सूत्र किसके समान हो जाएगा, एकलक इकाई के मूलानुपाती सूत्र के समान। तो इसमें एक लाइन और लिख दें, इन बहुलकों में या इन बहुलकों का मूलानुपाती सूत्र अपने एकलक इकाई के, अपनी एकलक इकाई के मूलानुपाती सूत्र के समान होता है, अपनी एकलक इकाई के मूलानुपाती सूत्र के समान होता है। जैसे मूलानुपाती सूत्र क्या होता है, सरल अनुपात बोलते हैं इसको। जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें कार्बन अनुपात हाइड्रोजन, कार्बन कितने हैं 2, हाइड्रोजन कितने हैं 4, तो सिंपल सूत्र कितना हो गया 1:2। अब बताओ ऐसी 100 इकाइयां जुड़ गई मान लो, ठीक है, तो 100 में कार्बन कितने हो जाएंगे 200 और हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे डबल 400। तो अभी सरल अनुपात कितना आएगा 1:2, यानी दोनों का मूलानुपाती सूत्र होता है वो क्या आता है, समान। एक चीज और, अगर मूलानुपाती सूत्र समान है तो ऐसे कह सकते हैं कि बहुलकों का अणुभार है वो इनका क्या होता है, गुणज के रूप में। भाई जैसे CH2 का जो भी भार है, इसमें 10 इकाइयां जुड़ेंगी तो 10 गुणा हो जाएगा, 100 जुड़ेंगी तो 100 गुणा हो जाएगा, 1000 जुड़ेंगी तो 1000 हो जाएगा। तो इसमें एक लाइन और लिख सकते हैं अपन, क्या लिख सकते हैं कि इन बहुलकों का अणुभार, इन बहुलकों का अणुभार एकलक इकाइयों के अणुभार का सरल गुणज होता है, सरल गुणज होता है। जैसे एग्जाम्पल, पॉलीएथीन किससे मिलकर बनेगा, एथीन से, बहुत सारी जुड़ेंगी तो पॉलीएथीन। पॉलीप्रोपिलीन, प्रोपेलिन इकाई की अनेक इकाइयां जुड़कर क्या बना देंगी, पॉलीप्रोपिलीन। पॉलीस्टाइरीन, स्टाइरीन की अनेक इकाइयां जुड़ जाएंगी तो पॉलीस्टाइरीन। या वाइनिल क्लोराइड की इकाइयां जुड़ जाएंगी तो पॉलीवाइनिल क्लोराइड। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। तो ये जो बहुलकीकरण है ये कैसा होता है, योगात्मक। कभी भी कोई साइड प्रोडक्ट नहीं बनता। लेकिन अब अपन पढ़ते हैं सेकंड, संगनन। संगनन में क्या होगा, एकलक इकाइयां अलग अलग प्रकार की होंगी, तो जब दो इकाइयां आपस में जुड़ेंगी तो यहाँ पर कोई ना कोई छोटे मोटे साइड प्रोडक्ट भी बनेंगे, जिससे एक तो कुल अणुभार क्या हो जाएगा, कम,
और मूलानुपाती सूत्र भी समान नहीं होगा। तो अपन पढ़ते हैं सेकंड कैटेगरी। सेकंड संगनन बहुलक। संगनन बहुलक, देखो जी क्या कहेंगे। पहली बात तो जब दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक अधिक अलग अलग प्रकार की, अलग अलग प्रकार की एकलक इकाइयां, एकलक इकाइयां आपस में जुड़कर, आपस में जुड़कर संगनन बहुलक बनाती हैं, संगनन बहुलक बनाती हैं, तो यहाँ कुछ छोटे अणु, कुछ छोटे अणु जैसे HX, H2O या NH3 या कोई X2 हेलोजन या कोई CO2 या छोटे अणु आदि भी सह उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं, सह उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं, प्राप्त होते हैं, जिससे बहुलक का अणुभार, जिससे बहुलक का अणुभार एकलक इकाइयों, एकलक इकाइयों के अणुभार का, के अणुभार का सरल गुणज, सरल गुणज नहीं होता है, होता है। ब्रैकेट में लिख दूं, अणुभार हमेशा क्या हो जाता है, कम, अणुभार कम हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि साइड प्रोडक्ट बन गए भाई। जैसे मान लो किसी में से दो इकाइयों के जुड़ने से एक H2O बाहर निकल रहा है, तो 18 की क्या हो जाएगी, वैसे ही कमी हो जाएगी। दूसरी बात और क्या लिख सकते हैं कि इन बहुलकों में, इन बहुलकों में बहुलक तथा एकलक इकाई, एकलक इकाई का मूलानुपाती सूत्र, का मूलानुपाती सूत्र समान नहीं होता है, समान नहीं होता है। ठीक है जी। एग्जाम्पल देखो इसका, जैसे डैक्रोन बहुलक, इसी का दूसरा नाम क्या होता है, टेरिलीन। किससे बनकर मिलता है, एथिलीन ग्लाइकोल, और किससे बनता है, एडीपी के अम्ल से। जैसे एग्जाम्पल ले लो नाइलॉन 66, नाइलॉन इसको 66 बनी, ऐसे बोलते हैं 66, इस टाइप से। ठीक है। तो जैसे देखो डैक्रोन की अगर बात करें तो इसमें क्या होता है, एडिपिक एसिड। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, क्या होता है, थैलिक टरथैलिक अम्ल। एक क्या होता है इसमें, एथिलीन ग्लाइकोल। अब देखो दो अणु जब आपस में जुड़ेंगे, ठीक है, तो यहां पे एक में से क्या निकलेगा, H2O निकल जाएगा। अब एक H2O निकलते ये तो बहुलक इकाइयां बन जाएंगी, अनेक इकाइयां ऐसे जुड़ेंगी, अनेक इकाइयां ऐसी। लेकिन जितनी भी बार इकाइयां जुड़ेंगी वहां पर एक H2O क्या हो जाएगा, कम। यानी मूलानुपाती सूत्र भी समान नहीं होते, और दूसरा बहुलक के जो अणुभार हैं वो भी एकलक इकाइयों का सरल गुणज नहीं होता है। ठीक है, तो ये थी अपनी आज की क्लास, जिसमें अपन ने स्टार्ट किया किसको, बहुलकों को,
और बहुलकों का क्लासिफिकेशन जो है वो पढ़ा। 3 कैटेगरी पढ़ी है, 2 कैटेगरी और रह गई हैं, लेकिन वो आज की क्लास में हो नहीं पाएंगी, तो उसको अपन पढ़ लेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है जी। तो आपको सिंपल इतना याद रखना है कि बहुलक क्या होते हैं। तो अपन ने कहा बहुत सारी छोटी छोटी इकाइयाँ जुड़कर जब एक बहुत बड़ी संरचना का निर्माण कर देती हैं तो वो क्या कहलाती हैं, बहुलक। तो छोटी इकाई को तो कहते हैं एकलक, और जो बड़ी इकाई बनती है वो क्या कहलाती है, बहुलक कहलाती है। ठीक है जी। कौन कौन से बहुलक होते हैं उसको अपन आगे की क्लासों में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं आपसे जल्दी ही, तब तक के लिए धन्यवाद।